वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम गोस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, दैट मीन्स एक हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज वाली स्फेरिकल सेल है। ठीक है, दैट मीन्स एक शेल है जिसपे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और उसके पास किसी पॉइंट P पर, इसके पास किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन है गोस थ्योरम की। अब सपोज करो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो Q है। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है? Q इज द टोटल चार्ज। ठीक है, और सिग्मा जो है इसकी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हमें पता है कि स्फेरिकल सेल का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना होता है? वो होता है 4πr²। तो Q क्या हो जाएगा आपका? Q हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है, वेयर 4πr² इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल चार्ज सेल। ठीक है, ये स्फेरिकल चार्ज सेल है, इस पे टोटल जो जिसकी रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। टोटल सरफेस एरिया से चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा Q। ठीक है, अब हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सपोज करो कि ये जो पॉइंट P है ये इससे, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमेशा पहले दो केस की तरह इसमें भी हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे, और वही दो केस हम यहाँ पे यूज करेंगे। गॉसियन सरफेस हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि उसकी पूरी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म हो। ठीक है, दूसरा जो E और A के बीच में एंगल है वो थीटा या तो 90 हो जाए, अदरवाइज 0 हो जाए। तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, जो हमारा इस तरह से, ये हमारी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर ली, और इसकी विशेषता ये है, स्पेशलिटी, कि इसका सेंटर भी O ही है। दैट मींस जो हमारे सेल थी और जो हमारी गॉसियन सरफेस है, दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं। ठीक है, स्फेरिकल सेल्स ये कॉन्सेंट्रिक, ये और हमारी गॉसियन सरफेस दोनों कॉन्सेंट्रिक्स हैं। तो इस पे r डिस्टेंस पे, अब इस सरफेस पे हम एक एरिया ले लेते हैं dA। तो dA की डायरेक्शन ये होगी अवे, मतलब उस P पॉइंट पर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन। और हमें पता है कि इस स्फेरिकल सेल की वजह से यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो भी आउटवर्ड होगी, तो इस पॉइंट पर E की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। तो दैट मींस E और dA के बीच में एंगल थीटा विल बी 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे फर्स्ट केस कर लेते हैं 4 पॉइंट P। तो उसके हमें ये पता है कि फाई E कितना होता है? फाई E होता है आपका क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। ठीक है, क्योंकि हम पहले स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे, E डॉट dA कर देंगे, और फिर टोटल गॉसियन सरफेस के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल गॉसियन सरफेस के लिए हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पता है E और dA के बीच में एंगल कितना है? थीटा है यहाँ पे 0, तो E dA cos 0। ठीक है, cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है कितनी? वो होती है 1। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली E dA। अब अगर हम उस गॉसियन सरफेस की बात करें, इस गॉसियन सरफेस पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम। इस पूरी गॉसियन सरफेस के लिए, पर ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, दोनों सरफेस का सेंटर एक ही है। यही कारण है कि हमारी गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम E dA कर देंगे, तो फाई E इक्वल हो जाएगा आपका, E को हम बाहर ले लेंगे इससे इंटीग्रेशन से, तो E इंटू dA। और हमें पता है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा स्फेरिकल सेल का। ठीक है,
और स्फेरिकल साइड यहाँ पे गॉसियन सरफेस है, तो हम यहाँ ले रहे हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखें यहाँ पे स्मॉल आर आएगा क्योंकि ये जो एरिया आएगा वो गॉसियन सरफेस का एरिया होगा। यहाँ पे जो एरिया था वो किसका एरिया था, वो इस शेल का एरिया था, ठीक है। तो यहाँ पे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। और अब हम यहाँ यूज करेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हमें कहती है कि फाई E जो होता है गॉस लॉ में क्या कहते हैं, फाई E इक्वल टू किसके होता है, वो होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे टोटल चार्ज जितना एनक्लोज किया हुआ है हमारे गॉसियन सरफेस में वो Q है, ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इससे आप E निकाल सकते हैं, तो हमारा यहाँ से E आ जाएगा फाइनली E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हमने फर्स्ट केस पे कर लिया जब हमारा पॉइंट P हमारी शेल से बाहर था, आउटसाइड था, इसको हमने नोट्स में S2 सरफेस दे रखी है, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट P सरफेस पर हो, ठीक है, सेकंड केस क्या हो जाएगा, इफ P इज एट सरफेस, ठीक है, ये जो P है सरफेस पर हो तब क्या होगा, देन R इक्वल टू R, तब छोटा r जो होगा वो बड़े R से के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या था इस केस में छोटा r जो था वो बड़े R से बड़ा था, ठीक है। इस केस में क्या होगा, छोटा r बड़ा R इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें Q की वैल्यू पता है। Q की वैल्यू क्या थी हमारी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आप चाहे तो वो वैल्यू कर सकते हैं, तो E आ जाएगा आपका कितना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह रख देंगे वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई बन जाएगा। फाइनली आपका E आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये केस आ जाएगा। इस केस के लिए क्या होगा, इस केस के लिए कि R जो होगा हमारा स्मॉल r वो कैपिटल R से बड़ा होगा, ठीक है। दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R होगा। सेकंड केस के लिए R इक्वल टू R, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जब हम R इक्वल टू R कर देंगे E आ जाएगा आपका कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और R स्क्वायर से R स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा पॉइंट P वो इनसाइड दी स्फेरिकल सेल है, तब सपोज कोई पॉइंट P यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेंगे। इसको हमने नोट्स में S1 गॉसियन सरफेस दे रखा है, ये S1 गॉसियन सरफेस है, ये S2 गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब जो S1 गॉसियन सरफेस है वो चार्ज एनक्लोज्ड 0 है और S1 के लिए चार्ज एनक्लोज्ड 0 है क्योंकि इसमें कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि चार्ज पूरा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो चार्ज एनक्लोज्ड फॉर S1 इक्वल टू 0, ठीक है। तब क्या होगा, तब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि Q एनक्लोज्ड 0 है तो E इक्वल टू भी 0 होगा। तो हमारे पास तीन बातें आ गई। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि E इक्वल टू 0 है इनसाइड दी सेल, ठीक है। इनसाइड दी सेल E इक्वल टू 0 है, सरफेस पर सेल E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि उसके बाद जो है, इसके बाद E जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है, फॉर R ग्रेटर देन R। इस केस के लिए
क्या होता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, और E इक्वल टू R के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये 0 होगा इनसाइड द सेल सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर जो होगी वैल्यू वो मैक्सिमम होगी, और उसके बाद आउटसाइड द सरफेस उसकी वैल्यू 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि E जो होगा वो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग घटेगा। अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करें, सपोज करो ये हमारी रेडियस R है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तक जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले 0, ठीक है, इनसाइड दी सेल, क्योंकि यहाँ पे जो होगा यहाँ तक उसकी रेडियस है, उसके बाद क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगी, बढ़ जाएगी एकदम, और फिर घटेगी इस तरह से, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r², ठीक है, ओके।